ये कहानी शुरू होती है सन 1942 से, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। और इस अटैक के बाद अमेरिका भी जापान से बदला लेना चाहता था। इसीलिए उस नेवी के बहुत से बम से भरे एयरक्राफ्ट साउथ समुद्र के अंदर जितनी भी जापानी सबमरीन थी, इन्हें तबाह करने के लिए उड़ चले थे। उन्हीं में से एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं, पायलट हैरोल्ड, बम फेंकने का माहिर टोनी और रेडियोमैन जीन। जीन रेडियो से रास्ता पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क सही न होने के कारण आवाज सही से सुनाई नहीं दे रहा था। और जब ये लोग अपना काम खत्म करके वापस आ रहे होते हैं, तब ये लोग आसमान के बहुत ऊपर उड़ रहे होते हैं, जिसके कारण ये लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं। और तभी अचानक उस रेडियो से जापानीज की आवाज आती है और वो रेडियो का तार निकाल देता है और मोर कोड की मदद से मैसेज भेजता है कि हम यहाँ पर हैं। लेकिन इनका फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा होता है, इसलिए इनका पायलट हैरोल्ड बोलता है तुम्हें तार फिर से जोड़ना होगा। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनका कॉन्टेक्ट कंट्रोल रूम से नहीं हो पाता है। हैरोल्ड के पास पानी में लैंडिंग कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो बोलता है तुम लोग अपना सारा जरूरी सामान बाहर निकाल लो, क्योंकि हमें पानी में ही लैंडिंग करना होगा, पेट्रोल खत्म हो रहा है। फिर वो लोग उस समुद्र में ही लैंड कर जाते हैं। लैंडिंग करने के बाद हैरोल्ड का बेल्ट खुल जाता है, लेकिन टोनी और जीन का बेल्ट नहीं खुलता है, जिसके कारण वो लोग एयरक्राफ्ट के साथ ही डूबने लगते हैं। धीरे धीरे पानी की गहराई में जाने लगते हैं, लेकिन जब तक ये लोग पूरी तरह से डूबते उससे पहले ही इन दोनों का बेल्ट खुल जाता है और वो दोनों भी पायलट हैरोल्ड के पास पानी के ऊपर चले जाते हैं। इनके पास एक एयरबोट होता है जिनके ऊपर ये तीनों लोग चढ़ जाते हैं। सुबह हो जाती है और अब ये लोग पूरी तरह से विशाल समुद्र में फंस चुके थे। इन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। एयरक्राफ्ट में इन लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन घबराहट के कारण ये लोग कुछ भी नहीं निकाल पाए थे। लेकिन इनको पूरा यकीन था कि यूएस नेवी आएगी और इनको बचा कर ले जाएगी, और ऐसा होता भी है। इनको आसमान में एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। चीफ कहता है पानी में पैराशूट खोल दो ताकि वो लोग हमें देख ले, क्योंकि उतनी दूर से छोटे से एयरबोट को देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर इनके पास पैराशूट नहीं होता है, वो समुद्र में एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका था, और ना ही इनके पास फ्लेयर गन होती है जिससे फायर करके मैसेज दिया जा सके कि ये लोग यहाँ पर है। ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और हिलाने लगते हैं और साथ ही चिल्लाने लगते हैं ताकि वो लोग इन्हें देख ले। लेकिन वो एयरक्राफ्ट इतनी दूर होता है कि इन्हें देख ही नहीं पाता और वहां से चला जाता है। हैरोल्ड कहता है कि वो हमें ढूंढने आए थे और ये हमारे पास आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि वो लोग हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। फिर हैरोल्ड कहता है कि वो लोग हमें ऐसे बार बार पानी में ढूंढने नहीं आएंगे, यानी कि अब इन्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा। हैरोल्ड, जो कि इन सब में से सबसे सीनियर होता है, वो जानता है कि ये सब के सब यहाँ फंस चुके हैं। वो सबको कहता है कि सब जूते उतार दो, क्योंकि सफर बहुत लंबा होने वाला है। और ये तीनों अपने जूते निकाल लेते हैं। इनका एयरबोट इतना छोटा होता है कि इनके जूते तक रखने की जगह नहीं होती है। और उसके बाद टोनी और जेनी अपने अपने जूते पानी में फेंक देते हैं, लेकिन हैरोल्ड अपने जूते को नहीं फेंकता है। जिन के पूछने पे हैरोल्ड कहता है अगर हमें जमीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा, इसीलिए हमें एक पैर बचाना है। इस तरह से इनका पहला दिन बिना खाने पीने के निकल जाता है। अब रात में इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनका एयरबोट इतना छोटा था कि ये तीनों एक साथ सो भी नहीं पाते थे, इसीलिए इन तीनों को एक एक करके सोना पड़ता था। रात को इनका चीफ, जिसका नाम हैरोल्ड था, वो पूछता है किसी को पानी पीना है। तब टोनी और जीन उसे हैरानी से देखते हैं और उसके बाद हैरोल्ड अपने जूते को उतार देता है और उसमें सूसू करके पीने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि पानी अब यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। अगली सुबह हैरोल्ड बताता है कि हम समुद्र में फंस चुके हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 1900 माइल दूर है, और हमारे पीछे है साउथ अमेरिका, जो कि यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। हैरोल्ड पायलट था, इसीलिए उसे जगहों के बारे में और दिशाओं के बारे में मालूम था। वो कहता है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो कुछ हफ्तों में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर टोनी और जीन हैरान हो जाते हैं। टोनी बोलता है अगर हम लोग पहुंच भी गए तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। जीन बोलता है हम पानी में हैं और पानी में मछलियां, हमें कुछ करना होगा। इनके पास थोड़ा बहुत सामान होता है जिसको यूज करके ये लोग मछली पकड़ने का कांटा बना लेते हैं और उस कांटे को पानी में डालते हैं, और तभी कांटे में कुछ फंसता है तो ये लोग बाहर खींचने लगते हैं, जिसके कारण रस्सी टूट जाती है और उसमें कांटा नहीं होता है। तो जीन बोलता है जरूर पानी में कोई बड़ा जीव है। ये लोग पानी में थे, लेकिन पानी में भी इन लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए जीन वहां से पानी में कूद जाता है और कहता है अब मैं और ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके पीछे टोनी जाने वाला होता है, लेकिन हैरोल्ड उसे रोकता है और बोलता है मैंने सुना है पानी में शार्क है। और ये बात जब टोनी सुनता है तो वो बोट पर वापस आ जाता है। इसका मतलब कि अब ये लोग पानी में भी नहीं जा सकते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब इन्हें इस बोट पर 5 दिन हो जाते हैं। 5 दिनों से ना इन्होंने पानी की एक बूंद, ना ही खाने का एक निवाला खाया है, और अब ये तीनों बहुत कमजोर हो चुके थे। और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वो समुद्र की पानी को पीने का कोशिश करता है, लेकिन हैरोल्ड उसे रोकता है और बोलता है ये पानी तुम्हें और सुखा देगी। दरअसल इनके यहाँ फंसने का कारण है कि जब हैरोल्ड वेस्ट की तरफ जा रहा होता है तो वो जीन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, और जीन को रेडियो से पता चलता है कि तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना है, जिसके कारण ये लोग रास्ता खो देते हैं। और पेट्रोल खत्म होने की वजह से ये लोग को समुद्र में लैंड करना पड़ता है और अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे। अब अचानक से हैरोल्ड को याद आता है कि उसके जेब में एक पेंसिल है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि हम पेंसिल की
मदद से चार्ट बना सकते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल सके हम कहाँ पे है और हमें अब कहाँ जाना है। उसके बाद वो लाइफ जैकेट पे चार्ट बनाता है और चार्ट बनाने के बाद बोलता है हमें अपनी बोट को पानी के साथ बहने से रोकना होगा। फिर ये लोग अपना लाइफ जैकेट और कुछ सामान की मदद से एक लैंगर बनाते हैं, जिससे इनकी बोट एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी और जब ये उसे निकालेंगे तब उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में हवा चल रही होगी, और ऐसा करने से ये लोग उस दिशा में जा सकेंगे जिस दिशा में ये लोग जाना चाहते हैं। ये लोग लंगर बनाकर उसे पानी में डाल देते हैं, जिस कारण से बोट स्टेबल हो जाती है। और फिर ये तीनों मिलकर भगवान से बारिश के लिए प्रे करने लगते हैं, लेकिन काफी देर के बाद भी बारिश नहीं होती है, जिसके कारण टोनी निराश हो जाता है। जीन कहता है कि भगवान जी जरूर सुनेंगे, थोड़ा टाइम दो। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और जब सबके सब सो रहे होते हैं तभी अचानक से बारिश होने लगती है। और कई दिनों बाद आज इन्होंने पहली बार पानी की एक घूंट पी है, जिससे इन्हें बहुत राहत मिल जाती है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पानी के बिना सूख चुकी थी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जीन कई दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। हैरल्ड कहता है तुमसे ज्यादा पेशेंस रखने वाला फिशरमैन मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम पिछले 7 दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक भी नहीं पकड़ पाए। ये सुनकर जीन हैरल्ड के पास एक डायलॉग मारता है, फिर अपने जेब से एक चाकू निकालता है। हैरल्ड कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस चाकू को अपने जेब में रखना, क्योंकि हमारे पास केवल यही एक चीज है जो क्राफ्ट में छेद कर सकती है। लेकिन जीन उसकी बात नहीं सुनता है और पानी में मारने लगता है। जीन बोलता है लगता है मैंने गलती से क्राफ्ट में चाकू मार दिया है। हैरल्ड बोलता है तुम चाकू बाहर मत निकालना, वरना राफ्ट में पानी भर जाएगा और हम सभी मर जाएंगे। लेकिन फिर जीन देखता है कि उसने एक बेबी शार्क को मारा है और फिर सब लोग मिलकर उसे राफ्ट के ऊपर खींच लेते हैं और फिर ये तीनों मिलकर उसे मार देते हैं। और ये लोग पूरे एक सप्ताह के बाद खाने का पहला निवाला खाते हैं, जिससे इनको बहुत एनर्जी मिल जाती है। हैरल्ड बोलता है मैं अब घर जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज होगी। वो दोनों पूछते हैं क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? दरअसल ये तीनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। टोनी बोलता है मेरी शादी नहीं हुई है, पर मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जीन बोलता है ना मेरी शादी हुई है ना मेरी गर्लफ्रेंड है। इसी बात पे टोनी कहता है जब तुम वापस जाओगे तो मेरी बहन को डेट कर लेना, वो बहुत खूबसूरत है। ये लोग जब बात कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे शार्क इनके बोट के चारों तरफ आ चुके हैं। इतने सारे शार्क यहाँ इसलिए आ गए थे क्योंकि जब इन्होंने बेबी शार्क को मार के खाया था तब उसके बचे कुछ हड्डियां और खून पानी में ही फेंक दिए थे, लेकिन वो सारे शार्क इनको कुछ भी नहीं करते हैं। एक्चुअली साउथ स्पेसिफिक में बहुत सारी शार्क मछलियां होती है और वो कभी भी इनको राफ्ट से गिराकर मार सकते हैं, लेकिन इस बार ये बच जाते हैं। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये लोग फिर से कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि इनको खाना खाए और पानी पिए काफी टाइम हो चुका था। और एक रात जब जीन पानी के अंदर हाथ डालकर सो रहा होता है तब एक शार्क उसके हाथ को जख्मी कर वहां से चला जाता है, लेकिन जीन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ में ज्यादा चोट नहीं आई थी। एक सुबह जीन को एक आइलैंड दिखाई देता है और वो उसे टोनी को दिखाता है, लेकिन टोनी कहता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। 15वें दिन हमें दिखाया जाता है कि टोनी के हाथ में उसका गन होता है। जीन टोनी से गन मांगता है और देखता है सामने एक बर्ड होती है जिसके सामने हैरल्ड सो रहा था। जीन अच्छे से गन को पॉइंट करता है और उस बर्ड को मार गिराता है। तभी हैरल्ड उठ जाता है और देखता है जीन ने बर्ड को मार दिया है। बदकिस्मती से बर्ड को मारने के बाद वो पानी में गिर गया था, तो हैरल्ड उसे लाने के लिए पानी में जाता है और तभी देखता है कि उसके पीछे एक शार्क है। अब हैरल्ड जल्दी से अपनी राफ्ट की तरफ भागता है और जैसे ही शार्क हैरल्ड पे हमला करने वाला होता है उससे पहले वो राफ्ट के ऊपर आ जाता है और शार्क इनके नीचे से चला जाता है। ये लोग फिर से एक बार बच जाते हैं। अब इनके पास फिर से खाना होता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था इनके दिमाग पे असर पड़ रहा था। इन सबको अजीब अजीब सपने आते हैं और अब इन्हें यहाँ 20 दिन हो चुके थे। एक सुबह जब हैरल्ड उठता है तो देखता है कि कोई भी हवा का बहाव नहीं देख रहा था। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था लेकिन तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं माना। जीन कहता है यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है और हाँ अभी तक हमें आइलैंड पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो आइलैंड कहाँ है? हैरल्ड कहता है कि मेरे दिमाग में एक रफ पिक्चर है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अभी तक हैरल्ड श्योर नहीं है कि हम अभी कहाँ पे हैं। जीन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमें समुद्र में लैंड करना पड़ा, क्योंकि पता ही नहीं चला कि हमारा शिप कहाँ पर है। तुम हमें हमारे शिप से बहुत दूर ले आए जिस वजह से आउट ऑफ रेंज हो गए और हम यहाँ फंस गए। हैरल्ड भी एक्सेप्ट कर लेता है कि जब वो हवा में था तो कुछ सेकंड के लिए उसको नींद आ गई थी और वो सो गया था, और जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत दूर आ चुके थे। उन्हें नहीं पता चला कि वो कहाँ पर है और फिर पेट्रोल खत्म होने की वजह से उन्हें समुद्र में लैंड करना पड़ा और अब ये तीनों यहाँ पर फंस चुके थे। यानी कि इन सब के पीछे गलती सिर्फ हैरल्ड की होती है और हैरल्ड को इस बात का बहुत पछतावा भी होता है। वो इन दोनों से माफी भी मांगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जीन उस मैप को उठाता है जिसको हैरल्ड ने लाइफ जैकेट के ऊपर बनाया था और वो कहता है कि यही एक चीज है जो हमें घर वापस ले जा सकता है। और तभी हैरल्ड को एक आइडिया आता है। उसके पास जो शूज बचे होते हैं वो उन्हें जीन के चाकू से काटकर उनके सोल से 2 चप्पू बना लेता है ताकि वो जिस दिशा में जाना चाहते हैं वो लोग उस दिशा में जा सके। वो लोग चप्पू का यूज करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनकी मंजिल इतनी आसान नहीं थी। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज इन्हें समुद्र में पूरे 30 दिन हो चुके थे
और 30 दिन बाद इनके अंदर बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। अब उसी रात को वहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे इन्हें एक बार फिर से पानी मिल जाता है। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी इनके चेहरे पे ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। ये लोग उस तूफान में फंस जाते हैं और इनका राफ्ट पानी में ही उलट जाता है। टोनी, जिसको तैरना नहीं आता था, वो पानी में कहीं खो जाता है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि टोनी भी राफ्ट की दूसरी तरफ होता है और ये लोग बड़ी मुश्किल से राफ्ट को सीधा करते हैं और एक एक करके बड़े ध्यान से उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। और इस तरह से ये लोग अपनी मौत को हराकर एक बार फिर से इस भयानक तूफान से बच जाते हैं। और अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि ये तीनों फिर से थक चुके हैं और इनके पास जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो भी तूफान की वजह से पानी में डूब गया था। और अब इन्होंने भी मान लिया है कि ये लोग अब बचने वाले नहीं हैं। ये सभी राफ्ट के ऊपर एक जिंदा लाश की तरह लेटे होते हैं और इन्हें अपने घर की भी बहुत याद आ रही थी। हैरोल्ड अपनी पत्नी को याद कर रहा था। जीन को टोनी की बहन समुद्र में बैठी हुई दिखाई देती है। दरअसल जीन को इल्यूजन हो रहा था। जिस तरह से टोनी ने अपनी बहन को डिस्क्राइब किया था, उसी तरह से जीन उसे इमेजिन कर रहा था। और जीन टोनी से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। टोनी कहता है कि सच में तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है। हैरोल्ड ये सब सुनकर दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसे एंड होगा। दरअसल हैरोल्ड अपने आप को गुनहगार मान रहा था, इसलिए बार बार माफी मांग रहा था। तभी टोनी कहता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं और अब हम हार नहीं मान सकते। जिसके बाद टोनी अपने हाथ से चप्पू चलाने लगते हैं और उसे देखने के बाद जीन और हैरोल्ड भी ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ इन तीनों को पूरे के पूरे 34 दिन हो जाते हैं और हैरोल्ड बोलता है कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा और समुद्र का पानी पीने लगता है। तभी जीन अचानक से उठता है और कहता है मुझे सामने जमीन दिखाई दे रही है। फिर ये तीनों वहाँ देखते हैं तो वहाँ सच में जमीन था। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और इसे देखने के बाद इन तीनों में अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि 34 दिन समुद्र में बिताने के बाद इन्हें जमीन मिला था। फिर ये लोग अपने हाथों का यूज करके जमीन तक जाते हैं। फिर ये लोग देखते हैं समुद्र के किनारे वहाँ पर 2 छोटे छोटे झोपड़ी थे। तीनों उसकी ओर चल पड़ते हैं। इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है और 20 फरवरी सन 1942 को ये लोग पुक्का पुक्का नाम के एक छोटे से बीच पर पहुंच जाते हैं। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि ये लोग 34 दिन में 1000 माइल से भी ज्यादा का सफर इन तीनों ने उस छोटे से एयरपोर्ट पे किया था। और नेवी ने हैरोल्ड को अवार्ड भी दिया था, क्योंकि उसने इस मुश्किल से सफर में अपने टीम मेंबर को बहुत अच्छे से गाइड किया था। लेकिन इसके बाद कभी भी उसने कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टोनी जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसने अपना कैरियर नेवी में ही कंटिन्यू रखा था। सन 1986 में जब उसकी डेथ हुई थी तो उसके राख को समुद्र में ही बहा दिया गया था। जीन ने भी अपना काम कंटिन्यू रखा था और सन 1946 में टोनी की बहन से शादी भी कर लिया था। और लास्ट में इन तीनों की रियल पिक्चर को दिखाया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।